लास्ट टाइम हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसको डिस्कस कर रहे थे, मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि मैनेजमेंट जो है वो 3 तरह के रोल्स जो है वो प्ले करती है। पहला रोल क्या था जी? पहला रोल बेटा प्लानिंग का। प्लानिंग जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद दूसरा रोल हमने आज जो उस दिन डिस्कस किया था वो क्या था? डिसीजन मेकिंग का। और तीसरा रोल जो है हमने बात करनी है कंट्रोल की। फिर उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमारा आज का टॉपिक है, राइट? अच्छा, हमने देखा था कि मैनेजमेंट कौन से लोग होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैनेजमेंट कौन होती है? जो ऑनर्स के बिहाफ पे काम कर रही होती है, कि क्योंकि ऑनर जो है वो सारा काम खुद नहीं कर सकता, तो वो क्या करती है, क्या करता है ऑनर? मैनेजमेंट हायर करता है। अब मैनेजमेंट में डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, जिसमें आपके प्रोडक्शन मैनेजर है, जिसमें आपका सेल्स मैनेजर है, जिसमें आपका आईटी मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, इसके अलावा टैक्स मैनेजर है, ऑडिट मैनेजर है। बहुत सारे मैनेजर्स जो हैं, डिपेंड करते हैं कि साइज़ क्या है। जितना बिजनेस का साइज़ बड़ा होगा, आपको उतने ही ज़्यादा फंक्शंस नज़र आएंगे, उतने ही ज़्यादा डिपार्टमेंट नज़र आएंगे, ठीक है? लेकिन जहाँ पे छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पे थोड़े डिपार्टमेंट्स होंगे, थोड़े लोग ऑफ मैनेजमेंट होंगे और वो काम कर रहे होंगे। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि प्लानिंग के अंदर मिशन होता है, प्लानिंग के अंदर और क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या डिसाइड किया जाता है? गोल्स। उसके बाद हमने देखा प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। आज छोटी सी एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा प्लानिंग में और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? जो उस दिन थोड़ी सी रह गई थी, एक वर्ड होता है स्ट्रेटजी। किसी ने सुने आज तक ये वर्ड स्ट्रेटजी का? स्ट्रेटजी कभी सुना? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने सुना है ये नाम, वर्ड स्ट्रेटजी? क्या मतलब होता है स्ट्रेटजी का भाई? तरीकेकार जी, टेक्निक्स जी, तरीकेकार जी। बेटा यहां से भी हाथ खड़ा हुआ था, सेम। अच्छा देखें, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आप कोई ना कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं। अपने गोल्स को कैसे अचीव करूंगा, अपने मकासद को कैसे अचीव करूंगा, इसको हम लाया अमल भी बोल सकते हैं उर्दू में, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। क्या बोल सकते हैं बेटा? लाया अमल। कि किसी काम को करने का जो तरीक़ेकार है वो मैं कैसे करूंगा, कैसे अचीव करूंगा, उसको मैं क्या बोलता हूं? स्ट्रेटजी। अब जैसे जंगें होती हैं, वॉर्स होती हैं, उसमें स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं कि हम अपने एनिमीज को कैसे हिट करेंगे, हम अपने मकासद को कैसे अचीव करेंगे, स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। किसी मुल्क में कैसे उनकी गवर्नमेंट का तख्ता उलटना है, स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। लेकिन उसके पीछे क्या होता है? प्लान होता है, उसके पीछे मकसद होता है। ये जो वर्ड है ना स्ट्रेटजी का, ये बहुत पुराना वर्ड है। जब ये एंशिएंट टाइम में जब जंगें होती थी ना बड़ी बड़ी, तो उस वक्त ना आर्मी के जो लोग थे ना वो स्ट्रेटजीज बनाते थे। खैर अभी भी बनती हैं, अभी तो हम बहुत जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं। मैनेजमेंट करते हुए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, हम अपने काम करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। आप लोग भी स्ट्रेटजी बनाते हैं। आप जो टाइम टेबल बनाते हो कि मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, किस टाइम पे पढ़ूंगा और कैसे पढ़ूंगा, किधर किधर से पढ़ूंगा, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हो ना आप। चूंकि आपके सामने मकसद है, उस मकसद को मैं अचीव कैसे करूंगा। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं तो इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन। स्ट्रेटजी को मैं क्या बोलूंगा? प्लान ऑफ एक्शन। कि मेरे एक्शंस का प्लान क्या होगा, मैं कैसे काम करूंगा। वर्ड समझ आया स्ट्रेटजी का? तो हमने मिशन देखा, मिशन के साथ गोल्स, गोल्स के साथ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, मिशन को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। और बेटा स्ट्रेटजीज बताई नहीं जाती हैं, स्ट्रेटजीज को सीक्रेट रखा जाता है। अब आपकी जंग हो रही है, पाकिस्तान की आर्मी ये बताएगी कि मेरी ये स्ट्रेटजी है कि भाई मैंने तुम्हारे यहाँ पे टारगेट्स को हिट करना है। स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं बताया जाता। और अगर आपने बताना भी है तो जनरलाइज किस्म की एक स्ट्रेटजी बताते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे या हमारा ये काम होगा, बट वी आर नॉट दैट स्पेसिफिक
स्पेसिफिक नहीं होते, हम ये एग्जैक्टली नहीं बता रहे होते कि हम क्या करने जा रहे हैं। और ज़िंदगी में कोशिश करा करें कि जब आपके आपके गोल्स, आपके मकसद हों, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जो आपके गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा, उनको बताया नहीं जाता। सो डोंट डिस्क्लोज दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और द स्ट्रैटेजी, बिकॉज के हसद तो एक जेन्युइन सी चीज़ है ना। कुछ लोग हसद करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, बट कोशिश करें कि इसको जितना आप कम से कम डिस्कस करें तो उतना ही बेहतर है। अपने मकासद के बारे में बताना ज़रूरी नहीं होता हर किसी को और हर वक्त, बस जो आपने करना है चुपके से कर लें, जो करना है अपने दिल में रख के कर लें, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्लोज करने की ज़रूरत इतनी नहीं है। हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई करते करते हम अपनी बातें बता रहे होते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ा, आज मैं ऐसे करूँगा, आज मैं ये खाऊँगा, आज मैं ये पीऊँगा, वगैरह वगैरह। सो बेहतर है कि आप ना ही बताएं। और दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजेशन में भी जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, जैसे मैं अपने कंपेटिटर से कैसे compete करूँगा। टोयोटा कभी बताएगा होंडा को कि भाई मैंने यहाँ पे तुमसे compete करना है? कभी टेस्ला बताएगी कंपनी के मैंने जी BYD से कैसे compete करना है? कभी भी नहीं बताएगी। तो लिहाजा स्ट्रेटजीज को छुपा के रखा जाता है और बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनती हैं, जैसे कंपटीशन में हमने कैसे जीतना है, कंपटीशन में कैसे जीतना है, उसके बारे में स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो ये हमारा सारा काम किसका हिस्सा है? प्लानिंग का। डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको क्या बताया था? डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको बताया था कि आपने चॉइस करना होता है किसमें से? डिफरेंट ऑप्शंस में से। डिफरेंट चॉइसेस होती हैं आपके सामने। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है बेटा? फैसला साजी। कि आपने फैसला करना है तो आप डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शंस में से चूज करोगे, डिसाइड करोगे कि मेरे लिए कौन सी चीज बेहतर है और कौन सी चीज बेहतर नहीं है। मैंने डिसीजन लेना है कि मैं ए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूं या बी में प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूं, ए बनाऊं या बी बनाऊं। लास्ट टाइम मैंने ये बात की थी कि जब भी आपने कोई डिसीजन लेना होता है तो आप दो चीजों को कंपेयर करते हो बेटा, कॉस्ट और बेनिफिट्स। डिसीजन लेने के लिए आपको दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है। कॉस्ट भी देखी जाती है उस डिसीजन से रिलेटेड कि जो मैं फैसला कर रहा हूं। आपने ACCA में आना था, ACCA का फैसला किया, तो आपने ये नहीं सोचा होगा कि यार मेरी कॉस्ट क्या होगी, मेरा कितना खर्चा होगा। कैसे हो सकता है कि आप डिसीजन ले रहे हो, जिंदगी का बड़ा फैसला करने जा रहे हो और आपको यही नहीं पता हो कि यार मुझे ACCA में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। आप फैसला करने जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि ACCA में पेपर कितने पढ़ने हैं, मैंने FIE में कितने पढ़ूंगा, मैं ACCA में कितने पढ़ूंगा। डिसीजन लेना है। ACCA करने के बाद मैंने फैसला करना है कि मैं मास्टर्स करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं कौन सी फर्म ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान में काम करूंगा या पाकिस्तान से बाहर काम करूंगा। डिसीजन लेना है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन इस तरह के आते हैं और आपने क्या करना होता है? आपने उनको एवेल्युएट करना होता है, प्रॉपर एवेल्युएट करना होता है कि मेरे लिए सही डिसीजन कौन सा है। इंसान कभी भी गलत फैसले करने की कोशिश नहीं करता, हर बंदा ये कोशिश करता है कि मेरा डिसीजन सही से सही हो। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशंस में भी, बिजनेसेस में भी बहुत तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं कि मैं किस क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाऊंगा। मैं आपको बिजनेस की एग्जांपल देने जा रहा हूं। कौन सी प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, क्या क्वालिटी होगी? A+ क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाऊंगा, A+ मटेरियल की क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाऊंगा, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाऊंगा, या बस ठीक है एवरेज प्रोडक्ट A क्वालिटी का मटेरियल बनाऊंगा। डिसीजन लेना है। कौन से कस्टमर को चीज बेचूंगा और किसको नहीं बेचूंगा, फैसला कर रहे हो। अब आपका एक कस्टमर ऐसा है कि जिसने आपके साथ पीछे धोखा किया हो, तो आपका डिसीजन होगा कि यार इसको चीज नहीं बेचूंगा, ये बंदा खराब है। मैं कहां पे अपने बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, कौन सी फैक्ट्री में पैसा लगाऊंगा, कहां पे इन्वेस्ट करूं, कहां पे ना करूं, डिसीजन मेकिंग है। मैं कौन सी प्रोडक्ट बनाऊंगा, कितनी बनाऊंगा, डिसीजन मेकिंग है। मैं क्या बिजनेस को लोकली एक्सपैंड करूंगा, बढ़ाऊंगा, ग्रो करूंगा, या इंटरनेशनली बढ़ाऊंगा, डिसीजन मेकिंग है।
मैकडोनल्ड्स डिसीजन ले रही है, कंपनी मैकडोनल्ड्स डिसीजन ले रहा है कि भाई पाकिस्तान में ब्रांच ओपन करूं एक और के ना करूं, ठीक है। फर्म्स डिसीजन ले रही होती हैं कि हमने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो कहां पे नया ऑफिस खोलें, किस लोकेशन में ऑफिस खोलें, डिसीजन मेकिंग है। तो बेटा हमारे सब्जेक्ट में दूसरी चीज जो हमने समझनी है इंशाल्लाह आगे चल के, वो कौन सा एरिया होगा? डिसीजन मेकिंग। अच्छा मुझे बात बताओ, जर्नल कॉमन सेंस का सवाल है कि क्या आप डिसीजन माजी के बारे में ले रहे होते हो या फ्यूचर के बारे में ले रहे होते हो? हम आने वाले वक्त के बारे में डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं फ्यूचर के बारे में। माजी के बारे में तो डिसीजन लिए ही नहीं जाते, क्योंकि माजी में काम हो चुका हुआ है। अब आप एसीसी कर रहे हो और आप कहते हो मैं मैट्रिक के नंबर ठीक करवा लूं, डिसीजन आप कहते हो कि जी नंबर ठीक कराने मैंने, फायदा होगा उसका? कोई फायदा नहीं होगा। आप कहते हो मैं अपनी एज छोटी करा लूं, नहीं, डिसीजन आप नहीं ले सकते, इसलिए कि आपको गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी डिसीजन लेने के लिए। तो बेटा डिसीजन हमेशा किसके बारे में होते हैं? फ्यूचर। प्लानिंग किसके बारे में होती है? माजी के बारे में या फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर के बारे में। प्लानिंग भी आने वाले वक्त के बारे में कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग भी आने वाले वक्त के बारे में कर रहे हो। तो ये जो हम मैनेजमेंट जो काम करती है ना, वो डे टू डे प्लानिंग भी कर रही होती है, लंबे अरसे के लिए भी प्लानिंग कर रही होती है, शॉर्ट अरसे के लिए भी प्लानिंग कर रही होती है, और डिसीजंस भी कर रही होती है, बड़े बड़े फैसले कर रही होती है, और कई दफा छोटे छोटे फैसले भी कर रही होती है। डिपेंड करता है, छोटे फैसले भी हो रहे होते हैं। आप जैसे डेली अपना लाइफ में डिसीजन कर रहे होते हैं कि मैं आज क्या खाऊंगा, घर का खाना खाऊंगा या बाहर से खाना खाऊंगा, डिसीजन ही कर रहे होते। और कई दफा आप ये भी डिसीजन कर रहे होते कि यार मैं कहां पे रहूंगा एसी से करने के बाद, दैट इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो दो चीजें हमने सीखी हैं, एक है प्लानिंग और दूसरा है डिसीजन मेकिंग। तीसरा काम जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह अपने सब्जेक्ट के अंदर आगे चल के, वो है कंट्रोलिंग का। कंट्रोल से क्या मुराद है? देखें, कई दफा चीजें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती, सही है। मैंने प्लान किया, मेरा प्लान था कि मैंने MA1 के अंदर 90% स्कोर करना है, ये मेरा प्लान था। पेपर देने से पहले मेरा क्या प्लान है बेटा? 90% स्कोर करना है पेपर में, ये मेरी प्लानिंग बता रही है। लेकिन एक्चुअली जब मैं पेपर में बैठता हूं तो मैं जो है, मेरे जो नंबर आए वो सिर्फ 50% आए। कितने का फर्क आया? 40% का। अब मैं बैठ के ये देखना चाहता हूं कि यार मेरा प्लान क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, और मैंने एक्चुअली क्या अचीव किया। क्या मैंने अपने टारगेट्स को अचीव किया या मैं पीछे रह रहा हूं? बताएं, इस सिनेरियो में पीछे रह रहा हूं या टारगेट को अचीव कर लिया? पीछे रह गए यार, 40% से मैं लैग कर रहा हूं। ये जो 40% है ना, 40% जो हमने डिफरेंस निकाला है प्लान और एक्चुअल का, इसको हम अकाउंटिंग में बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं बेटा? एक टर्मिनोलॉजी हमने सीखी, वेरिएंस। ये दो चीजों का फर्क है, प्लान और एक्चुअल का। आपने प्लानिंग की, मैं 1000 यूनिट्स बेचूंगा। कितने बेचूंगा बेटा? 1000 बेचे आपने, सिर्फ 500 सॉरी, कितने से पीछे रह गए? इन दोनों का फर्क लें, 500। क्या हमें चीजों को बेहतर करने की जरूरत है इस मामले में? हमारा प्लान कुछ और बता रहा है, एक्चुअल कुछ और बता रहा है। प्लान था 100 नंबर लेने का, 90 नंबर लेने का, आ रहे हैं 50%। इसका मतलब है हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेजर्स लेनी पड़ेंगी, एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि हम अगली दफा अपने प्लान्स को अचीव कर सकें। इसको बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल करना, जहां पे आपको डेविएशन नजर आ रही होती है ना अपने प्लान से, आप हटते हुए नजर आ रहे हो कि यार ये मेरा टारगेट था, मैं कहां पे लैग कर रहा हूं, मेरा क्या वेरिएंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस को वेरिएंस बोलते हैं, सिंपल सी बात है।
प्लानिंग का और एक्चुअल का जो फर्क है उसको बेटा क्या बोलेंगे? वेरिएंस बोलेंगे। ठीक है, क्लास में प्लीज जरा फ्रेश होके आया करें। आपकी जमाइयाँ आती हैं मुंह पे, तो वो ना एक ऐसा इंप्रेशन होता है कि यार बस आप धक्के से आ रहे हो क्लास में। फ्रेश होके बैठा करें क्लास में। ठीक है बेटा, एक तो मैं भी आपके साथ मोटिवेटेड हूँ, आप जमाइयाँ लोगे मुझे भी जमाई आएगी, आप सुस्त लगोगे तो मैं भी सुस्त हो जाऊंगा डेफिनेटली। जैसे ऑडियंस होती है वैसे ही फिर टीचर भी होता है। तो फ्रेश होके आया करें, नहा धो के तैयार होके, अपना जो है ना एनर्जेटिक फीलिंग आनी चाहिए। डल डल नहीं होना चाहिए। आप मीटिंग में जाओ, आप जमाइयाँ ले मुंह खोल के, तो फिर क्या होगा? अगला बंदा सोचेगा यार ये मेरे साथ इंटरेक्ट करने आया, मेरे से बिजनेस लेने आया कि अभी बस झक मारने आ गया, मेरा टाइम ज़ाया करने आ गया। थोड़ा सा कंट्रोल, और दूसरा थोड़ा सा एनर्जेटिक रहा करें। फेस पे नजर आना चाहिए कि यार एनर्जी है। मॉर्निंग वाइब्स नजर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमने क्या सीखा? कंट्रोल में क्या होता है बेटा? डेविएशंस, प्लान से हम कितना पीछे हट रहे हैं। हम इस तरह हमने प्लान किया था कि यार हम इस तरह ग्रो करेंगे, और हम जो है वो यहां से ऐसे जा रहे हैं स्लोली स्लोली स्लोली। ये मेरा प्लान था और ये मेरा क्या था? एक्चुअल। और दरमियान में ये क्या है? ये वेरिएंस। होना तो ये चाहिए था कि जो प्लान था मैं इसके मुताबिक चल रहा होता, ऐसे, राइट? ऐसे चल रहा होता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं बिल्कुल हट रहा हूं, अपने प्लान से डिफरेंट जा रहा हूं। तो मुझे एक्शन लेने की जरूरत है, मुझे मेजर्स लेने की जरूरत है। मैं ये चेक करूंगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, मेरे टारगेट्स क्यों नहीं अचीव हो रहे। मैंने नंबर अपने रखे थे 90%, मैं ले रहा हूं 50%। इसका मतलब है मैंने सही पढ़ा नहीं, मेरा टाइम टेबल सही नहीं बना था, मैंने डेली आवर सही काम नहीं किया, अपना होमवर्क सही नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं सही की। पेपर देने के बाद आप सोचते हो ना कि यार क्या मैंने ठीक किया, क्या मैंने गलत किया। अपना एक कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। अल्लाह ताला ने ये जो कंट्रोल का मैकेनिज्म है ना हर इंसान के अंदर रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने आपको टारगेट्स भी दिए हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि भाई 5 वक्त की नमाज को प्लान का हिस्सा बनाओ, आप नहीं पढ़ते। कई लोग सोचते हैं कि यार मैंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, कई लोग वो भी बिल्कुल भी नहीं सोचते, उनका ज़मीर ही मरा होता है। तो कंट्रोल वाली जो चीज़ है ना अंदर से आपको ट्रिगर कर रही होती है। बिजनेस में भी डिफरेंट तरह के कंट्रोल्स अप्लाई किए जाते हैं कि यार ये फ़र्क ना आए, हम जो सोच रहे हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएं। तो बेटा हमने मैनेजमेंट करते हुए 3 काम करने होते हैं, प्लानिंग, डिसीजन, कंट्रोल। कैसे याद रखेंगे इसको? कैसे याद रखेंगे? PDC, प्लानिंग, डिसीजन, कंट्रोल। PDC, पहले प्लानिंग होगी, फिर डिसीजन लिया जाएगा, और फिर देखा जाएगा डिसीजन लेने के बाद कि मैंने क्या अचीव किया या कहीं क्या नहीं किया। पेपरों के लिए प्लानिंग भी करेंगे, डिसीजन भी लेंगे कौन सा पेपर दूंगा, और उसके बाद अपने आप को एवेलुएट भी करेंगे कि यार क्या खोया क्या पाया, व्हाट गेन्ड व्हाट लॉस्ट। ठीक है जी, समझ आ रही बात? कोई प्रॉब्लम बेटा यहां पे? तो हमारा जो सब्जेक्ट है ना बड़ा मजे का होने वाला है। ये चीजें आपको किसी और सब्जेक्ट में नजर नहीं आएंगी कि आप प्लानिंग कर रहे हो, आप फैसले कर रहे हो, फैसलों में मदद कर रहे हो, और आप चीजों को कंट्रोल करने में भी मदद कर रहे हो। ये किसी और पेपर में नजर नहीं आएंगी। और इसी वजह से ये जो पेपर है ना, ये सोचो विचार वाला पेपर है। ये आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर करेगा। आजकल के दौर के अंदर जो आपके अकाउंटेंट्स हैं ना बेटा, उनका काम सिर्फ अकाउंट्स बनाना नहीं है, अकाउंटिंग करना नहीं है। आजकल के दौर के अंदर अकाउंटेंट सिर्फ ये नहीं करता कि भाई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। आप माशाल्लाह FA1 सारे पढ़ रहे हो, ऐसे ही आपने अकाउंटिंग को पढ़ा होगा, डेफिनेशन सीखी होगी कि हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, राइट?
उनको क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, अपनी हायर मैनेजमेंट को बता रहे होते हैं कि भाई ये फैसला आपके बिजनेस के लिए अच्छा होने वाला है, ये फैसला अच्छा होने वाला है, ये लिया जाए, ये ना लिया जाए। आजकल का जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो ये है कि अकाउंटेंट्स आर नो मोर नाउ जस्ट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। और जो बंदा डिसीजन मेकिंग सीख लेता है, जो बंदा प्लानिंग सीख लेता है, वो आजकल के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसमें अच्छा अर्न करता है, और उसकी एक रोल जो है ना वो स्ट्रेटेजिक रोल होता है, हायर लेवल का रोल होता है। कल को इंशाल्लाह आप डायरेक्टर्स की पोजीशन पे बैठ के फैसले कर रहे होगे, आप टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठ के फैसलों में उनकी मदद कर रहे होगे, आप उनको बताते हो, गाइड करते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना, ये ना करना, इसको हेल्प करना, इसमें हमारी बेहतर रिजल्ट्स आएंगे और इसमें हमारे रिजल्ट्स वर्स्ट आएंगे, इसमें वेरिएंस अच्छा होगा, वेरिएंस कम हो जाएगा, फर्क कम हो जाएगा, ये एक्शंस होंगे, ये प्लान होगा, वगैरह वगैरह। आजकल के जो एम्प्लॉयर्स हैं, फाइनेंस के जो लोगों को उठाते हैं या फाइनेंस के लोगों को ज्यादा पे करते हैं, वो जो लोग हैं उनकी जो सैलरी ज्यादा पे की जाती हैं बिकॉज दे आर वेरी गुड इन डिसीजंस। ठीक है, हमने सिर्फ ये नहीं करना, हिसाब किताब नहीं करना, अच्छा जी ये प्लस, ये माइनस, ये प्रॉफिट, ये लॉस। कल को आपसे पूछा जाएगा जी प्रॉफिट ये हुआ है, बताओ इसको इन्वेस्ट कहां पे करें, हमें नई ब्रांच ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमारे कैश के ये मसले आ रहे हैं, कैसे हल करेंगे। और मसाइल को हल करना अब अकाउंटेंट का रोल है। पहले समझा जाता था, आज से 10-15 साल पहले समझा जाता था कि अकाउंटेंट जो है वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, डेबिट क्रेडिट करता है, रिकॉर्डिंग करता है, एसेट्स लायबिलिटी वगैरह लिखता है। लेकिन अब जो है आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। ठीक है बेटा, और इसके लिए मैं ये कहता हूं कि जो अब लेटेस्ट टूल्स आ रहे हैं ना आपके एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एजेंटिक एआई वगैरह वगैरह वगैरह, ये टूल्स हैं दैट हेल्प्स यू इन मेनी एस्पेक्ट्स। और जो अकाउंटेंट इन टूल्स को नहीं सीखेगा 2030 तक फारिग हो जाएगा, बिल्कुल फारिग हो जाएगा। आजकल का हालात ये हैं कि आपके पास एआई है तो आपको स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। एआई आपके 10-20 लोगों का काम आराम से चुटकियों में कर देती है। और अकाउंटेंट्स, टू बी ऑनेस्ट, जो एक सैड रियलिटी है, अकाउंटिंग प्रोफेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा एआई की वजह से इफेक्ट हुआ है और हो भी सकता है। लेकिन अगर आप आईटी को, एआई को, या जो अकाउंटिंग के टूल्स हैं उनको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे बेटा, तो यू विल बी ऑब्सोलीट अकाउंटेंट, मार्केट में आपकी कोई वर्थ नहीं रहेगी। तो ये जो थोड़ा बहुत टाइम आपके पास डेली का बचता है ना, उसमें कोशिश किया करें कुछ ना कुछ नया सीखा करें। ठीक है, अगर आप ये नहीं सीखोगे और आपको इंस्टीट्यूट भी नहीं सिखाएंगे, आपको टीचर्स भी नहीं बताएंगे, तो फिर आप जॉबलेस रहेंगे, जॉबलेस हो जाएंगे 2030 में, डिस्पाइट यू आर हैविंग द ACCA क्वालिफिकेशन और द CA क्वालिफिकेशन। अब जो दौर आ रहा है ना, उसमें आपको बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस नजर नहीं आएंगी, छोटी छोटी क्वालिफिकेशंस होंगी। ACCA को भी आप देख सकते हैं कि पहले 13 पेपर थे, अब उन्होंने 11 ले कर लिए हैं। पहले FIE के पेपर 7 थे, अब 6 पे आ गए हैं। और ग्रेजुअली विद द IT नॉलेज इट विल फर्दर डिक्रीज इन द फ्यूचर। ठीक है बेटा, तो हमने एक ऐसा अकाउंटेंट बनना है जो IT से भी साथ फैमिलियर हो, जिसको टूल्स इस्तेमाल करने आए और उससे काम लेना आना चाहिए। तो ये आप सिर्फ ये सीखें, हाँ नॉलेज जरूरी है,
कि भाई नॉलेज, बेसिक नॉलेज होगा तो आप आईटी के टूल्स इस्तेमाल कर सकोगे, नॉलेज ही नहीं है तो आपको क्या फायदा। तो ये अपनी जिंदगी का एक छोटा सा टारगेट बनाएं कि भाई मैंने साथ साथ अपनी ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं इनको सीखना है, क्योंकि कल को मैंने हायर लेवल पे काम करना है, और हायर लेवल पे काम करने के लिए बेटा मुझे टूल्स का पता होना चाहिए। ले जी, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की स्टूडेंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ के, आप लोग पढ़ के आए हैं, साइंस पढ़ के आए हैं, मैट्रिक हो या एफएससी हो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ के आते हैं ना। तो अकाउंटिंग जो है वो भी एक सब्जेक्ट के तौर पे अगर हम देखें तो अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। क्या है बेटा? ब्रांचेस हैं, शाखें हैं। पहली जो ब्रांच है इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग। और जो तीसरी ब्रांच है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सली अभी तक तो 3 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, आगे चल के और इंशाल्लाह ताला और भी हो सकती हैं विद द एडवेंट ऑफ आईटी। पहली जो ब्रांच है वो कौन सी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये आप FA1 में जो पढ़ रहे हैं, FA1, FA2, FFA, FR, SBR, ACCA के मैंने आपको स्किल्स के भी पेपर बता दिए और आपको फाउंडेशन के भी बता दिए। कितने पेपर बताए आपको टोटल? अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने पढ़ेंगे आप? 5, ऐसे ही है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती क्या? FA1 के बच्चों से सवाल जो पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, FA1 में क्या करते हो? ट्रांजैक्शंस का, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आप क्या करते हो? रिकॉर्ड कर लेते हो। और बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के बारे में बताते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, इनकम्स कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितने हुए, एसेट्स क्या थे, लायबिलिटीज क्या थी, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अंदर हम क्या बना रहे होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है बेटा। 5 तरह की स्टेटमेंट्स बनती हैं जो हम कहां पे बनाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि हम फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, उनको प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकें। जैसे आपके घर में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आपकी वालदा डायरी पे लिख नहीं लेती, आपके वाले सर नोट कर लेते हैं कि यार आज मैंने इस बंदे को इतने पैसे दिए हैं, इसको इतना उधार दिया, इससे इतने पैसे लिए, बिल इतने के जमा कराए, वगैरह वगैरह। देखा ना कभी हिसाब किताब लिखते हुए वालदैन को? वो क्या कर रहे होते हैं? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दूसरा फीचर ये है कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना। अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? जो कंपनी के बाहर वाले लोग होते हैं, एक्सटर्नली, विद इन द कंपनी नहीं, बाहर वाले लोग। जैसे बैंक्स को अपने रिजल्ट्स के बारे में बताना, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बताना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बताना, चूंकि बैंक से कर्जा लेना होता है। जब आपने बैंक से कर्जा लेना है तो बैंक के पास जाएंगे, बैंक वाले कहेंगे भाई हमें आप जरा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो दें, आप हमें बताएं कि पिछले लास्ट ईयर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, आपका एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, वगैरह वगैरह। तो जो यूजर्स हैं जो इस इंफॉर्मेशन को लेंगे वो कौन से हैं? बाहर वाले, जिसके अंदर ज्यादातर शेयर होल्डर्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लोन प्रोवाइडर्स हैं। आपको जो चीजें बेचते हैं उनको भी चाहिए, जो आपके सप्लायर्स हैं वो भी मांग सकते हैं आपसे कि यार अपनी जरा प्रॉफिट एंड लॉस तो बताएं क्या था। दूसरा, ये जो इंफॉर्मेशन आप देते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर,
ये माजी के बारे में होती है, हिस्टोरिकल होती है। किसके बारे में होती है? माजी के बारे में। मैंने अकाउंट्स बनाए, पिछले साल के अकाउंट्स बना के अब मैं दे रहा हूं उनको कि ये देखो यार, पिछले साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया था, पिछले साल हमारे इतने बैलेंस शीट में एसेट से लायबिलिटीज वगैरह थी। बात समझ आ रही? हिस्टोरिकल का मतलब क्या हुआ? माजी। उसके बाद हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो यहां पे रूल्स या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हुए हमें क्या करना पड़ता है? रूल्स को, स्टैंडर्ड्स को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, लॉ को फॉलो करना पड़ता है। इन सिंपल वर्ड्स कि भाई अकाउंटिंग करनी है, पूरी दुनिया में अकाउंटिंग एक ही है। आप पाकिस्तान से बैठ के अकाउंटिंग सीख लो या आप यूके से बैठ के सीख लो या अमेरिका की तो नाम नहीं लेते, थोड़ा सा फर्क आ जाता है, कनाडा में अकाउंटिंग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अकाउंटिंग सेम है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका वर्ल्ड वाइड सेम है। नोटेड? तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, इंटरनेशनल रूल्स हैं, कई दफा लोकल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में लोकल लॉज हैं अकाउंटिंग करते हुए, और इंटरनेशनल लॉज भी हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं जिसको हमने फॉलो करना है और हमने अकाउंटिंग करनी है। तो इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में आप उन स्टैंडर्ड्स को सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये सारा काम आप कहां पे सीखेंगे बेटा? इन पेपर्स में। दूसरी ब्रांच हमारे सामने आ जाती है जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं जी? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगी? कॉस्ट अकाउंटिंग हमें अकाउंटिंग करके देगी अबाउट आवर कॉस्ट, कि अगर आप एक प्रोडक्ट बनाओगे उस पे हमारा खर्चा कितना होगा। कॉस्ट को हम यहां पे अगर सिंपली डिफाइन करें तो इसको हम उर्दू में बोलेंगे लागत, कि एक चीज को बनाने पे मेरी क्या कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट को मैं कैसे कम से कम करूंगा। कॉस्ट कभी बढ़ाने की कोशिश करोगे? कम करने की कोशिश करोगे? शुरू में मैंने बताया था कि प्रॉफिट को बढ़ाना है तो कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। आ रही बात समझ के नहीं? आपने ये शर्ट बनानी है, गारमेंट वाला ये चाहेगा कि मेरी शर्ट 1500 की बजाय 2000 की बने। क्यों? एक तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, दूसरा कस्टमर आपसे वो चीज महंगी नहीं खरीदेगा। वो कहेगा यार 1500 की चीज तुम 2000 रुपये में मुझे बेच रहे हो। कॉस्ट बढ़ती है तो फिर आपको प्राइस भी बढ़ानी पड़ती है। हमारे मुल्क के अंदर कॉस्ट बढ़ती है तो चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, बढ़ा दी जाती हैं फौरन। यहां पे 1 रुपया बढ़ता है पेट्रोल की प्राइस में तो 10 रुपए किराए बढ़ जाते हैं बसों के। जी देखो ना पेट्रोल कितना महंगा हो गया, एक पेट्रोल बढ़ गया जी। आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हो? 10 टाइम, 10 टाइम्स पेट्रोल की वजह से किराए बढ़ गए। और हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि एक दफा चीज बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है, फिर नीचे नहीं आती। ओके, तो कॉस्ट को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। कॉस्ट और प्रॉफिट का रिलेशनशिप ऑपोजिट है। कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट कम होते हैं, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये हमें क्या बताएगी? कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, कहां कहां पे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कहां कहां पे हम अपनी कॉस्ट को मिनिमम लेवल पे ला सकते हैं। अब चाइनीज हैं, चाइनीज कैसे कॉस्ट को कम करते हैं? जी कोई बता सकते हैं? चाइनीज अपनी कॉस्ट को, जो वो चीजें बनाते हैं वो ज्यादा चीजें बनाते हैं, वो बल्क में बनाते हैं। जब वो बल्क में बनाते हैं तो फिर कॉस्ट एक यूनिट की कम से कम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना कॉस्ट। हम ये सीखेंगे कैसे होता है ये सारा काम। लेकिन बेटा कॉस्ट को कम करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे कॉस्ट को कम से कम किया जाएगा, कौन सिखाएगा, कौन सी ब्रांच हमें सिखाएगी? कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां तक बात समझ आ गई? इसका काम है कॉस्ट को कंट्रोल करना है।
आजकल के दौर में बहुत सारे कारोबार ऐसे, बहुत सारे कारोबार, चाहे छोटा कारोबार हो या बड़ा, उन सारों का एक ही मसला है कि कॉस्ट कम की जाए। कैसे कम की जाए, क्या स्ट्रेटजीज बनाए जाएं, क्या प्लान्स किए जाएं, क्या गोल सेट किए जाएं। वो कॉस्ट से रिलेटेड अपने गोल्स कौन कौन से होंगे, टारगेट्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कितने % कॉस्ट कम की जाएगी, कौन ये सारा कुछ डील करेगा, कौन सी ब्रांच डील करेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग सेपरेट ब्रांच है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके रिजल्ट्स के बारे में बता रही है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह। कॉस्ट अकाउंटिंग बता रही है कि कॉस्ट को कम कैसे किया जाएगा। आपस में इंफॉर्मेशन ली जाती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटेंट भी यूज कर रहे होते हैं, और कॉस्ट की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले भी यूज। ये ऐसा कभी नहीं है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग आपस में रिलेट ना करें, लेकिन इनकी स्पेशलाइजेशन थोड़ी सी फर्क है। नोटेड? चलें आगे। लो जी, तीसरी ब्रांच कौन सी है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी आपने मैनेजमेंट का वर्ड सीखा। क्या मैनेजमेंट करती है बेटा? प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको इंफॉर्मेशन देती है, किसको? मैनेजमेंट को, ताकि वो 3 काम कर सकें। कौन कौन सा? प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, भाई चीजों को ऐसे मैनेज करो, ये करोगे तो तुम्हारे प्लान्स अचीव हो जाएंगे। तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये इंफॉर्मेशन किसको दे रही है? मैनेजमेंट को। किस बारे में? 3 एरियाज के बारे में, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वजह से मैनेजर्स जो हैं वो अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, अगर उनके पास ये इंफॉर्मेशन होगी। हमारा जो दूसरा चैप्टर है ना, वो सारा ही इंफॉर्मेशन के बारे में। हम उस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो वो देते हैं। समझ आ रही है बात? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग 3 तरह से हेल्प करेगी मैनेजमेंट को, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कर लेते हैं कि भाई जब आप प्लानिंग करोगे तो क्या आप कॉस्ट फैक्टर को इग्नोर कर सकते हो? मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपने प्लानिंग करनी है तो क्या आप कॉस्ट को इग्नोर कर सकते हो, कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को? नहीं। लाहौर से इस्लामाबाद मरी जाना है आपने घूमने फिरने के लिए, वेकेशंस के लिए, राइट? आप प्लान कर रहे हो कि मैंने मरी जाना है घूमने फिरने के लिए, तो क्या आप वहां पे जो खर्चा आएगा, जो वहां पे कॉस्ट आएगी, उस फैक्टर को अपने प्लान का हिस्सा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे ना? यस और नो? यस। कि यार वहां पे होटल की क्या कॉस्ट आएगी, ट्रैवलिंग की क्या कॉस्ट आएगी, फूड और बेवरेजेस की क्या कॉस्ट आएगी, एंटरटेनमेंट की क्या कॉस्ट आएगी, फिर गिफ्ट लेकर आने हैं उनकी क्या कॉस्ट आएगी। प्लानिंग में वो चीजें शामिल नहीं करोगे कॉस्ट के बारे में? करेंगे यार। आप एसीसी के बारे में प्लान कर रहे हो, क्या आपने कॉस्ट को इग्नोर किया था? शामिल किया होगा ना यार प्लानिंग करते हुए कि भाई मेरी एसीसी करने की कॉस्ट क्या आएगी। और अगर आप में से किसी को पता ही नहीं है एसीसी करने की कॉस्ट क्या है, तो इसका मतलब है आपने सही प्लान नहीं किया। आपको तो एग्जैक्ट फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। एसीसी की रजिस्ट्रेशन की 45 पाउंड रजिस्ट्रेशन की फीस है। उसके बाद मेरी एनुअल मेंबरशिप भी जाएगी हर साल, पहले साल में रिड्यूस होती है। उसके बाद टीचर्स, ये कॉलेज को पे भी करना पड़ेगा, बुक्स की भी कॉस्ट कहीं होगी, फिर मेरे आने जाने का किराया भी होगा, जो बच्चे बाहर से आए हैं हॉस्टल में रहने का भी खर्चा होगा, वो भी तो कॉस्ट है कि नहीं? गिनवा रहा हूं मैं आपको साथ साथ। मैंने जी यहां पे खाना भी खाना है, हॉस्टल में रहना है, खाना भी खाना है, उसका खर्चा नहीं होगा? होगा, कॉस्ट होगी। तो जब आप डिसीजन ले रहे हो अपनी जिंदगी का, प्लानिंग कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, तो कॉस्ट के फैक्टर को इग्नोर करोगे? नहीं करोगे यार। अगर आप डिसीजन लेते हो फिर भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करते हम। मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम,
कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स। डिसीजन मेकिंग में भी कॉस्ट को शामिल करना पड़ता है। आप एक प्रोडक्ट बनाओ या दूसरी प्रोडक्ट बनाओ, आपको ये देखना नहीं पड़ता कि ए बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी और बी बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी। मैंने लास्ट डिस्कशन में ये आपको शॉप वाली एग्जांपल दी थी, याद है? और डिसीजन लेते हुए भी भाई कॉस्ट को देखेंगे। चीजों को कंट्रोल करना है, किस चीज को कंट्रोल करना है? कॉस्ट को कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग नहीं यूज करोगे तो हमने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग 3 काम करती है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग। तो इसका मतलब है प्लानिंग करते हुए, डिसीजन लेते हुए कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप ना प्लान कर सकते हो, ना डिसीजन ले सकते हो, ना ही कंट्रोल कर सकते हो। तो लिहाजा हम कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एक ही कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं कि ये एक ही चीज है, क्योंकि विदाउट द कॉस्ट इंफॉर्मेशन हम प्लान भी नहीं करेंगे, हमारी प्लानिंग भी गलत जाएगी, हमारे डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं और हमारे कंट्रोल भी गलत हो सकते हैं। तो हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, अब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे जरा ये देखिएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए कि अब हमारी एक ही ब्रांच है ये। इसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो MA1 है, MA2 है, FMA है, PM है और इसके बाद फाइनल लेवल पे APM है, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगले साल से आपको पता है कि 4 में से एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट हो रहे हैं, यानी कि 13 पेपर्स की बजाय 11 पेपर हो रहे हैं 2027 से, सितंबर से, जून से सॉरी। तो वहां पे ये फिर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ही है। ओके, तो आपने कितनी डिटेल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग सीखनी है जरा देखें। MA1, फिर MA2, फिर FMA, फिर स्किल्स लेवल का पेपर है PM, और इसकी एक और जगह पे भी एप्लीकेशन आएगी इस नॉलेज की, वो है आपका पेपर। ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी रिलेट करेगी FM के साथ भी और SBL के सब्जेक्ट के साथ भी। जरा गिनो कितने पेपर बनते हैं, अब कितने हो गए, पहले कितने थे? 5। और इनडायरेक्टली किसके साथ ताल्लुक बन रहा है? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ये तो डायरेक्ट सब्जेक्ट्स हैं कि इसके बाद ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, और इसी की इंफॉर्मेशन की बेस पे आप FM स्किल्स लेवल का पेपर पढ़े और स्ट्रेटेजिक लेवल का SBL का पेपर है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप। इस सब्जेक्ट का नॉलेज वहां पे भी यूज होगा। देखा कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। और आजकल जिस बंदे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छी आती है वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट से ज्यादा अच्छा कमाता है, उसकी सैलरी बेहतर है। मैंने आपको अभी बताई बात शुरू में, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं। और जो ऑनर होता है वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता फैसले करने का। वो कहता है भाई मुझे ऐसा बंदा ला के दो जो मेरे बिजनेस के फैसलों में भी मेरी हेल्प करे। मुझे ऐसा नहीं बंदा चाहिए बस ठीक है जी ये प्रॉफिट हुआ है, मुझे पता ही नहीं है कि प्रॉफिट का करूं क्या, कहां पे लगाऊं। ठीक है, तो लिहाजा बड़ा आपका इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और ये जो सारा पेपर है ये रट्टे वाला नहीं है। पहली बात आपको मैं आज से क्लियर कर दूं, ये पेपर रट्टे वाला नहीं है। आपने दिमाग से सोचना है और स्ट्रेटजीज बनानी है। आपने दिमाग से सोचना है ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, टारगेट्स क्या होंगे। ठीक है बेटा, यहां पे कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते। जैसे FA1 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं, आप रूल्स को फॉलो करते हो, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो। यहां पे कोई काम करने का स्टैंडर्ड नहीं है, रूल्स नहीं है। आपने फैसला करना है कल को इंशाल्लाह जब आप बड़े सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें जो आप डिसीजन ले रहे होंगे उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये फैसला मैंने क्यों किया है। उसकी रीजनिंग, उसकी लॉजिक बताएंगे, रीजनिंग जस्टिफिकेशन देंगे कि यार मैंने ये प्रोडक्ट में क्यों इन्वेस्ट किया या इस प्रोडक्ट को मैंने क्यों छोड़ दिया। उसकी रीजनिंग और जस्टिफिकेशन मांगी जाएगी आपसे। तो ये सोचो विचार वाला पेपर है।
ACCA में बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो सोचो विचार वाले हैं, जहां पे आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। यहां पे आके AI भी फेल हो जाती है, मजे की बात है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में AI काम नहीं कर रही होती जितनी ह्यूमन जजमेंट काम कर रही होती है। AI रूल्स पे काम करती है बेटा, मशीन लर्निंग रूल्स पे बेस करती है। रूल्स हैं जो आप उसको बताएंगे, वो रूल्स को अप्लाई करेगा, बता देगा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हुए कोई रूल्स नहीं है, हर दफा नई सिचुएशन है। तो यहां पे हाँ, कुछ हद तक आप यूज कर सकते हो AI, रिपोर्ट राइटिंग में यूज कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसमें AI यूज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज AI इन दैट मच डिटेल कि आपको वो सही डिसीजन लेने में, यानी कि आपको वो कहे कि जी AI पूरा रिप्लेस कर रहा है इंसान को, ऐसा नहीं है। यहां पे AI फेल होता है। AI की शॉर्टकमिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। आप ये जो क्वेश्चन करेंगे उसको AI से चेक करवाएं, AI कोई और आंसर देगा, आपका टीचर कोई और आंसर देगा। बच्चे कहते हैं सर वो मैंने AI से पूछा था, वो तो आंसर ये दे रहा है। मैं कहूंगा बेटा जी यहीं पे तो फर्क है, AI यहीं पे तो फेल होती है, क्योंकि सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं जब आप फैसले कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? ऊपर से तो नहीं गुजर रही? मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, और ऑनर्स को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि भाई AI जो है ना यहां पे आके फेल हो रही है। इसी तरह आपका एक सब्जेक्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे SBL, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप, हम पढ़ेंगे FM, यहां पे भी AI फेल होती है बहुत हद तक। डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है। FM के पेपर के अंदर आपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, बड़े बड़े फैसले, मुश्किल फैसले करने होते हैं। ओके, तो आज से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें कि इस पेपर में रट्टा नहीं चलेगा किसी भी सूरत में। इस पेपर में अगर आप 90% को क्रॉस कर लोगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इस पेपर में आपको 90 से कम बच्चे 90 से लेके 92, 94, 96 तक नजर आएंगे। 100% कोई बच्चा मुश्किल से नजर आएगा, इक्का दुक्का, चूंकि आपने अपना नॉलेज इस्तेमाल करके आंसर करना है पेपर में। ठीक है, और इस सब्जेक्ट को जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे उतना ही आपको मजा आएगा। आप इसको कहोगे समझा ये जाता है, सैड रियलिटी भी बताने लगा हूं, जो अच्छी चीजें बता दी, अब थोड़ी सी मुश्किल चीज के लिए भी तैयार कर रहा हूं कि आप अपने ACCA में लोगों से, अपने जो पिछले दोस्त वगैरह हैं उनसे ये जरूर सुनेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ी मुश्किल है। क्या सुनेंगे? बड़ी ही मुश्किल है, क्योंकि वो फेल हो चुके होते हैं अपनी नालायकियों की वजह से। जो फेल हो चुके होते हैं वो आपको डरा रहे होते हैं। ठीक है, वो स्केरी, इसको स्केरी बना दिया पूरा ACCA में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि यार इसमें कोई रट्टा नहीं चल रहा, इसमें आपका नॉलेज इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर वाला पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हमें कई कई दिन गुजर जाते हैं जब हम स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं बिजनेस के बारे में। हमने एक छोटी सी एडवाइस करनी होती है अपने क्लाइंट को, तो हमें 10-10 दिन लग जाते हैं उस एडवाइस को, 5 मिनट की एडवाइस को करने के लिए, बिकॉज दिमाग का काम है, ब्रेन इन्वॉल्व है। ओके बेटा, तो आपने इस पेपर को समझ के पढ़ना है कि यार मैंने इस पेपर को समझ के पढ़ना है, क्योंकि इसने आगे बारहा इस्तेमाल होना है। तो आज से ये अपना आपने बना लेना है टारगेट कि भाई मैं इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा पढ़ूंगा, किताब भी पढ़ूंगा, इनाम साहब के जो ये चैप्टर्स दिए जा रहे हैं, समराइज चैप्टर्स जो दिए जा रहे हैं, इसके बाद मैंने ACCA का स्टडी हब को भी थोड़ा सा गो थ्रू करना है। थोड़ा सा वाइडर आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, FA1 से थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आप FA1 2 घंटे पढ़ते हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसको आपको 2.5 से 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ओके, मुश्किल नहीं है, तरीका है काम करने का। अगर आप मेरे मुताबिक चलेंगे,
मेरे मुताबिक, अब मेरी गाइडलाइंस के मुताबिक चलेंगे तो ये इंशाल्लाह पेपर आपका पास होगा। थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि जब मैं पाकिस्तान से बाहर था तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत बड़ी बख्शी कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इसके अंदर 5 दफ़ा पोजीशंस आई मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर टॉप पोजीशन, नेशन वाइड हम इसको बोलते हैं। इस पेपर के अंदर जो आपका आखिरी पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इसमें भी 5 दफ़ा पोजीशंस आई, इंटरनेशनल भी और लोकल भी। ये जो पेपर है FMA, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 90% का ऊपर का स्कोर है ये सारे पेपर्स में। ये जो FM है इसके अंदर भी मेरी पोजीशन आ चुकी है। SBL के अंदर 3 दफ़ा पोजीशंस आई हैं। तो ये आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, ये मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 18 सालों से, ठीक है। तो जब बाहर के मुल्क से बच्चों की पोजीशन आ सकती हैं तो आपसे भी आ सकती है। आप लोगों के लिए भी वही एफर्ट्स हैं, वही एनर्जीज हैं, वही बातें हैं जो उनके साथ की हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, ये जो पेपर है, ये जो MA1 वाला, MA2, FMA, ये बेसिक पेपर्स, बहुत बेसिक पेपर्स हैं, लेकिन ग्रेजुअली आपको वो ऊपर लेके जा रहा है, सिखाता जा रहा है, सिखाता जा रहा है, सिखाता जा रहा है। अब हम बात करते हैं आखिर में डिफरेंस की कि अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे फ़र्क है। अब हम यहाँ पे कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अलग-अलग नहीं ट्रीट कर रहे, हम इसको एक ही ब्रांच कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, पहला फीचर क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजंस। दूसरा, रिपोर्ट्स फॉर इंटर्न। मैंने आपको शुरू में बताई बात, कभी आप अपने प्लान्स के बारे में बताते हो? बाहर वालों को बताओगे कि आज हमारे घर में ये लड़ाई क्यों हुई थी मेरे माँ बाप की? बताते हो? नहीं बताते। इंटरनल इंफॉर्मेशन है ना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो भाई प्लानिंग करते हुए, डिसीजंस लेते हुए कभी भी नहीं ये बताते। अब BYD है या टेस्ला है, वो कभी बताएगी कि यार मैं ये फैसला करने जा रही हूं भाई, मैं ये वाला जो है ना, इस तरह की बैटरी, कार्बन वाली बैटरी, BYD ने भी कहा है कि जी हम जो है वो पता नहीं आयरन कार्बन बैटरी जो है वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। और उन्होंने कर भी दी होगी, फैसले कर लिए जाते हैं, फिर बाद में बताए जाते हैं, पहले नहीं बताए जाते। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होगी? इंटरनली। ये इंफॉर्मेशन इंटरनल यूजर्स के लिए है, चूंकि इसमें प्लान्स हैं, इसमें स्ट्रेटजीज हैं, इसमें गोल्स हैं, इसमें आपके डिसीजंस इन्वॉल्व हैं। तो आप इंटरनली इंफॉर्मेशन किसको दे रहे होंगे? मैनेजमेंट को। उसके बाद फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर के बारे में है। वो इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी, जरा साथ साथ देखते जाओ। वो हिस्टोरिकल है, ये फ्यूचर के बारे में। उसके बाद नो मैंडेटरी फॉर्मेट, यहां पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप किसी भी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ईमेल के फॉर्मेट में भी दे सकते हो, लिख के भी दे सकते हो। अल्लाह खैर से ला। फर्क देखे? बात समझ आ गई बेटा? किसी का कोई सवाल? मुश्किल तो नहीं लगा? तो हमने क्या सीखा आज? हमने इन दोनों, ये जो मैंने इतनी लंबी तमीद बांधी थी ना आपके साथ मैनेजमेंट को समझाने के लिए, वो इसलिए बांधी थी कि अगर मैं वो तमीद ना बांधता और मैं डिफरेंस आपको बता देता तो फिर आपका रट्टा लगता। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही ना होता कि मैनेजमेंट करती क्या है भाई। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट करती क्या है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है पता ही ना होता। इसलिए तो बताना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाया आपके साथ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बेटा, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा। इस वीक में आपका ये जितना भी हमने पढ़ा इसका टेस्ट हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो एक्सेप्शन होंगे पहले टेस्ट के लिए, लेकिन दूसरे टेस्ट में उनको एक्सेप्शन कोई नहीं है, रिलैक्सेशन कोई नहीं है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ साथ चलें। ओके, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डेली का काम डेली, कल का कोई वर्ड नहीं है हमारी डिक्शनरी में कि टुमारो विल कम। टुमारो नेवर कम्स इन आवर लाइफ एज एन अकाउंटेंट। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है।